हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद में जो है मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। जैसे ही पता चला कि 28 फरवरी को हिस्ट्री का नेट का एग्ज़ाम है, तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कुछ टिप्स मैं दूंगा कि कैसे जो है आपको क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद में जो है मेरी वीडियो आ रही है, आराम से देखना। ठीक है, एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमें कन्फ्यूज़न करने वाले प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है पैटर्न ही पता नहीं होता है। ठीक है, उन्हें नहीं पता होता कि भाई क्या तो नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। ठीक है, बहुत सौ को पता होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल भी आते हैं कि सर हमने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, सर हमने इतने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। फिर मैं पूछता हूँ भाई क्यों छोड़ा, फिर वो बोलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से, है ना। तो देखिए दोस्तों, पैटर्न के बारे में पता होना भी ज़रूरी है। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, छोटी सी क्लास होगी, एक बार एग्जाम देने से पहले देख लेना। कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दूंगा जो कि लगभग ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चंस आपके सही करने में साबित होगी। बिल्कुल 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही कर देगी अगर आप इन बताई गई टिप्स को फॉलो करने वाले हो। चलिए दोस्तों, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को इंतजार भी था। चलिए देखते हैं, बाकी क्लास जो है वो एक बार आप एग्जाम दे लो 28 तारीख को, उसके बाद में फिर से प्लानिंग करते हैं। कुछ क्लासेस मैंने ली थी और बाकी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें जून में भी देना है, उसके बाद में शायद इस साल 3 बार हो एग्जाम, दिसंबर में भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं सारी चीजें। चलिए दोस्तों, तो देखिए पहले थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न समझा दूं। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसके लिए, है ना, बिकॉज हमको तो सभी को साथ लेकर चलना है। सबका साथ सबका विकास जरूरी है। चलिए दोस्तों, तो देखिए आप सभी को पता है कि 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था तो दोस्तों उस समय जो है अलग अलग समय में बीच में कुछ घंटों का गैप भी आता था, अलग अलग पेपर होते थे। ठीक है, और अभी क्या है, फिलहाल दोनों ही पेपर हमारे पास एक साथ आ जाते हैं, बिकॉज अभी ऑनलाइन एग्जाम होता है तो दोनों ही पेपर जो है हमारे पास एक साथ आ जाते हैं। हमारे पास पेपर 1 होता है और पेपर 2 जो कि हमारे सब्जेक्ट का है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और दोस्तों तो देखिए पेपर 1 के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे बच्चों। और कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे। इट मींस कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा, वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, 50 इंटू 2 तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 100 मार्क्स। इसके अलावा जो दूसरा पेपर है, जो कि हमारे विषय का पेपर होता है, जो कि इतिहास का पेपर होगा दोस्तों, वह हो उसमें होंगे लगभग लगभग नहीं दोस्तों, 100 क्वेश्चन उसमें होंगे। और इसमें भी सेम, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और दोस्तों 200 नंबर का पूरा ये मामला होने वाला है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस होंगे। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें दोस्तों तो 300 मार्क्स होंगे। और अगर हम टाइम की बात करें दोस्तों, क्योंकि टाइम तो बहुत जरूरी है, समय बहुत कीमती है। बहुत सारे विद्यार्थी, जो आपकी स्क्रीन पर एक उल्टी घड़ी चलती हुई दिखाई देगी दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी उसे देखते ही नहीं है और लास्ट में एन वक्त पर देखते हैं तो पता चलता है कि समय तो बचा ही नहीं है और क्वेश्चन बहुत सारे बच गए हैं, है ना। तो उस उल्टी चलती हुई घड़ी को भी देख लेना, है ना। वो उल्टी चलती हुई घड़ी आपके पेपर को क्या करे, कहीं भी आप पेपर छोड़ ना पाए, है ना। समय हमेशा सीधा चलना चाहिए, लेकिन वहां आपका जो समय वो जो स्क्रीन पर जो समय है दोस्तों, वो उल्टा चलता हुआ आपको नजर आएगा। टोटल जो आपके पास टाइम होगा वो होगा दोस्तों 3 घंटे, है ना। पहले क्या होता था, जैसे 1 घंटे का पहला पेपर होता था, 50 क्वेश्चन है, इजीली 1 घंटे में हो जाते हैं। और दूसरा जो पेपर है दोस्तों, उसको 2 घंटे दिए जाते थे। अभी आपके पास टोटल क्या है, 3 घंटे हैं। अभी आपके पास टोटल 3 घंटे हैं। 3 घंटे में अगर आपका मन में आए तो 2 घंटे इस पर लगाओ, मन में आए तो 1 घंटे में ये कर लो, मन में आए तो दोस्तों 2.5 घंटे इस पर लगा दो, आधे घंटे में इसको कर लो, जैसे मन में आए आप कर लो। बट 3 घंटे के अंदर आपको दोनों पेपर सॉल्व करने हैं। ओके, 3 घंटे आपको मिलेंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही पेपर आपको एक साथ स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो पहले दूसरा पेपर भी खोल सकते हो, ऊपर ऑप्शन दिखेंगे आपको पेपर 1 पेपर 2 का। चाहो तो पहले पेपर 2 खोल सकते हो सीधा, चाहो तो पेपर 1 से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी राय मानो तो पेपर 1 से शुरू करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। बीच में आप सीधा ही डायरेक्ट पेपर 2 खोल लेते हो, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो दोस्तों आपके मस्तिष्क के पटल को हिला के रख देंगे। उसके बाद फिर आप पेपर 1 पर आओगे, फिर वहां भी कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज स्टार्टिंग ही ऐसी हो गई है ना। स्टार्टिंग ही ऐसी हो गई है, इसलिए
फ्लो में चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहला पेपर है उसको आराम से करो, उसके बाद में सेकंड पेपर पर आओ, है ना। ज्यादा उतावलापना दोस्तों सही नहीं है इस परीक्षा में। इस परीक्षा में क्या, किसी भी परीक्षा में सही नहीं होता है उतावलापना। इत्मीनान से, बड़े आराम से, ये 3 घंटे आपके हैं, वो कुर्सी आपकी है, सामने स्क्रीन आपकी है, नाम आपका होगा, रोल नंबर आपका होगा, फोटो आपकी होगी दोस्तों, सब कुछ आपका होगा, तो वो समय भी आप ही का है ना। अच्छे से उसका यूज करना, अच्छे से उसका यूज करके दोस्तों पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना, क्योंकि करने तो देखो सारे ही हैं। बिकॉज दोस्तों नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये आप अपने कान खोल के सुन लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और अभी पिछले वाले एग्जाम की ही मैं बात करूं तो पिछले वाले एग्जाम में भी मेरे कुछ ऐसे होनहार विद्यार्थी थे जिन्होंने मुझे फोन करके बोला कि सर मुझे तो इतने आते थे, मैंने इतने कर दिए, बाकी मैंने छोड़ दिए। अच्छा, जब पूछा गया क्यों छोड़ दिए तो सर नेगेटिव हो जाते, माइनस हो जाते, है ना। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, बिकॉज पेपर बहुत टफ होता है, ठीक है। लेवल का एग्जाम होता है, मॉडरेट एग्जाम होता है, नए नए प्रश्न आते हैं। और दोस्तों बिना नेगेटिव मार्किंग के ही दोस्तों कट ऑफ इतनी कम जाती है। अगर नेगेटिव मार्किंग रख दे तो फिर क्या कट ऑफ जाएगी, बहुत कम, बिल्कुल लो, ठीक है। एक बात याद रखना, बोथ पेपर्स कंटेन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यूज क्वेश्चन, ठीक है। इट मींस सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अगर मैं बात करूं तो ए बे सैदे वाले, जैसे हम बोलते हैं ना कि ए बे सैदे वाले, तो वैसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। आसानी से, आराम से, अगर थोड़ा बहुत विवेक का इस्तेमाल करोगे तो प्रश्नों को बहुत ही इजीली जो है आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया है, ये एक पैटर्न है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी पेपर तो हुआ ही नहीं, आप पहले ही सेफ स्कोर कैसे बता रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेट का जो है, स्पेशली मैं हिस्ट्री की बात करूं तो दोस्तों हिस्ट्री का जो है जो कट ऑफ है लगभग लगभग सेम सी ही रहती है, 2-4% ऊपर नीचे होती है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, एक सेफ स्कोर बताऊंगा, अगर उतना आपका बनता है तो आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि चलो यार मेरी नेट हो जाएगी या फिर मेरी जेआरएफ हो जाएगी, ठीक है। हमेशा 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, लगभग लगभग आसपास ही रहता है, इसलिए मैं आपको एक सेफ स्कोर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी जो वक्त है, अभी बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो थोड़े डिप्रेशन में भी होंगे जिन्होंने तैयारी अच्छी करी होगी, क्योंकि जिन्होंने तैयारी नहीं करी उनको तो क्या डिप्रेशन, उनको तो खुशी है इस चीज की कि चलो यार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, चलो दे आएंगे यार, चलो हवा में कुछ तो तुक्के लग ही जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसे तुक्कों का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो जो विद्यार्थी थोड़ा टेंशन में है, थोड़ा मस्त रहिए, ठीक है। थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए आराम से। आपने जो पढ़ा है वो कहीं नहीं गया है, वो आपके जो है दोस्तों अवचेतन मन के अंदर सेफ है, वो डाटा संग्रहित है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तब माइंड ऑटोमेटिक उसको परोस देगा, ठीक है। जैसे हमें भूख लगती है तो हमारे घर में जो है मम्मी थाली परोस देती है ना खाने की, वैसे ही जब हमें उस नॉलेज की नीड होगी उस समय माइंड ऑटोमेटिक उसे आपके सामने परोस देगा। ये दोस्तों आपका होगा एक्सपीरियंस, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। और जब हमें जरूरत पड़ती है वो चीज़ हमें याद आती है, बशर्ते कि वो चीज़ हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुआ होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। टोटल जो है 300 मार्क्स हैं और 3 घंटे हमारे पास होंगे। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। थोड़ा टाइम को बैलेंस करके चलना, कहीं ऐसा ना हो कि 2 घंटे इसमें लगा दिए फिर 1 घंटा बचेगा तो फिर इसमें आप माथा मारते रहो। थोड़ा सा बैलेंस करके चलना, ठीक है। 1 घंटा अगर फर्स्ट पेपर के हिसाब से मान के चले तो इनफ है, 1.5 घंटा लगा देना। उसके बाद में सेकंड पेपर में थोड़ा सोचने समझने की हमें आवश्यकता है। सेकंड पेपर में पैराग्राफ भी आएंगे जिसको पढ़ने में वक्त लगता है, पैराग्राफ फर्स्ट पेपर में भी आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंटेन करके चलना, ठीक है दोस्तों। चलिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम सीट को लॉक कर लेना, इधर उधर मत देखना, दूसरे की स्क्रीन देखने में कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। खुद का ही पेपर देखना, इत्मीनान से, फोकस पूरा खुद की स्क्रीन पर होना चाहिए, इधर उधर टाइम पास मत करना। सलाह दे रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग करते भी हैं। चलिए दोस्तों, अब देखो कुछ हम बातें करते हैं, आ जाइए। मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा। देखो, टिप्स फॉर पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 के लिए टिप्स। वैसे तो देखिए दोस्तों, पेपर 1 ना तो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, बस पढ़ा है एग्जाम देने के लिए, और पढ़ा है तो उससे मैंने खुद के ही अनुभव से कुछ चीजें सीखी है जिससे जो है क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और बिल्कुल सटीक चीजें हैं दोस्तों, सटीक चीजें बताऊंगा, सीधी बात मैं करूंगा, है ना, घुमा फिरा के नहीं करूंगा। तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 जो रेगुलर पढ़ते आ रहे हो, कुछ बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की थी, उस बुक से अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो अगर आप 1-1.5 महीने भी अच्छे से पढ़ा होगा तो पेपर 1 इजीली आप अच्छे से 30+ स्कोर कर सकते हो। पेपर 1 में अगर मैं टिप्स की बात करूं तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, बिकॉज हम तो यहाँ हिस्ट्री पढ़ाते हैं। फिर भी पेपर 1 में मुझे क्या चीज सही लगती है, वो ये चीज सही लगती है। देखिए दोस्तों, थोड़ा लैंग्वेज का इसमें ध्यान रखना।
हम अक्सर जो है हिंदी लैंग्वेज के पीछे भागते हैं, बिल्कुल। और दोस्तों भागना भी चाहिए, हमारी मातृभाषा है, ठीक है दोस्तों। और उसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं हिंदी के अंदर बजाय कि इंग्लिश के। जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में करेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें हिंदी की जो भाषा होती है वो थोड़ी क्लिष्ट होती है, ठीक है। आपके पास स्क्रीन में 2 ऑप्शन होंगे लैंग्वेज चेंज करने के। एक बार आपसे स्टार्टिंग में लैंग्वेज जो है भरवाई जाएगी, जब आप शुरू में जो है फिल करोगे, सारी जो फॉर्मेलिटीज फिल करोगे आप स्क्रीन पर, तो उसमें आपसे लैंग्वेज भरवाई जाएगी। तो उसमें आप हिंदी इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज हो वो भर सकते हो। उसके बाद में जब आप यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पेपर 1 आपके पास आएगा तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको हिंदी में, आपने हिंदी भरा तो आपको हिंदी में शो होगा। लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें जो हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं, क्योंकि शिक्षण विधियां वगैरह कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, तो वो हिंदी के इतने टफ होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आप लैंग्वेज चेंज करके उस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना। एक टिप बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट टिप्स है क्या, आप भाषा, ठीक है, आप जो है भाषा पर थोड़ा ध्यान देना। हिंदी का जो शब्द है दोस्तों वो आपको हो सकता है, आप हिंदी मीडियम के हो भले ही, लेकिन हो सकता है वो आपको टफ लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है, देखिए यहां पर मैं आप एक शब्द लिख रहा हूं, ठीक है, ये शब्द है अधिगम, ठीक है, ये शब्द है अधिगम, ठीक है। अब यहां पर विद्यार्थी क्या सोचेंगे कि यार बहुत सारों को नहीं भी पता होता, ठीक है ना। मैं जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। जिसको नहीं पता मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। छोटी छोटी बातें बहुत काम की बात है, ठीक है। यहां शब्द है अधिगम। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अधिगम क्या है, एक कुछ भी आ जाए, अधिगम क्या है, ठीक है। तो अब यहां पर विद्यार्थी को यही नहीं पता होता, हिंदी में शब्द ऐसा अजीबो गरीब है, विद्यार्थी सोचेगा यार अधिगम क्या होता है, जिसने नहीं पढ़ा। बिकॉज बीएड करा हुआ अगर कोई व्यक्ति दे रहा है नेट का, तो बीएड वाला तो क्या मतलब बता भी देता है, बिकॉज वो पढ़ता भी है, ठीक है। कोई विदाउट बीएड है, जैसे मैंने बीएड नहीं किया, ठीक है, तो मैंने नहीं किया था तो मुझे ये शब्द इतने पता नहीं होते थे, वो तो हम बार बार पढ़ते हैं तभी पता चलते हैं। तो आप लैंग्वेज चेंज कर लो, जैसे ही लैंग्वेज चेंज करोगे तो इसका अधिगम का क्या आ जाएगा, लर्निंग आ जाएगा, ठीक है। अधिगम का क्या आ जाएगा शब्द, लर्निंग आ जाएगा। अब लर्निंग आ गया तो कितना इजी हुआ, लर्निंग शब्द बहुत इजी है, लर्निंग शब्द तो हर कोई समझ जाएगा। बट ये अधिगम शब्द हमको समझ में नहीं आया, जिसने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो फिर अगर आप इंग्लिश में करोगे तो आएगा व्हाट इज लर्निंग। तो व्हाट इज लर्निंग तो आप इजीली जो है अपने विकल्पों को देखते हुए आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक चीज ये देखना, जब भी कोई शिक्षण विधि का, कोई रिसर्च एप्टीट्यूड का कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको भाषा हिंदी वाली समझ में नहीं आए दोस्तों, कोई भारी भरकम आपको शब्द लगे, तो हाथों हाथ जाके लैंग्वेज चेंज करना। वह भारी भरकम शब्द जो है इंग्लिश के अंदर आपको बहुत ही सरल और सहज लगेगा, समझने में भी दोस्तों सुविधा होगी, ठीक है। सेम टेक्निक आपको फॉलो करनी है इसी पेपर के अंदर। जो पैराग्राफ आएगा पेपर 1 के अंदर, आप सभी को पता है एक पैराग्राफ आता है, ठीक है, वो पैराग्राफ हिंदी में आएगा, ठीक है। उसके नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे, उन 5 क्वेश्चंस के जो जवाब है दोस्तों, जो आंसर्स हैं उनके, वो उस पैराग्राफ के अंदर ही होंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसका जवाब हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, इनडायरेक्टली जवाब पैराग्राफ में ही होता है, लेकिन डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है। आप ऊपर जाके लैंग्वेज चेंज कर देना, ठीक है, हिंदी में है तो इंग्लिश कर लेना, ठीक है। और जैसे ही इंग्लिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि एज इट इज लैंग्वेज उस क्वेश्चन की इंग्लिश के अंदर एज इट इज मिल जाएगी आपको, है ना। ज्यादातर बहुत बार दोस्तों, मैं हर केस में नहीं बता रहा, लेकिन 10 में से 8-9 बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, ठीक है ना। मैं जितनी बार एग्जाम दिया है मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आया पैराग्राफ के नीचे और वो मुझे पूरे पैराग्राफ में उससे रिलेटेड कोई शब्द ही नहीं मिल रहा, तो उसको मैं जाके इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा और फिर इंग्लिश शब्द हमें सेम टू सेम लगभग मिल जाते हैं, ठीक है। और वहां से हम उस क्वेश्चन का सही आंसर पुटअप कर सकते हैं, सही आंसर उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये लैंग्वेज का ध्यान रखना। बाकी फर्स्ट पेपर ना तो मैं पढ़ाता हूं, बस मैंने खुद ने पढ़ा, ठीक है, इसलिए क्योंकि मुझे नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना था, मेरा क्वालिफाई हो गया। अभी मैं मेरे सब्जेक्ट पर फोकस करता हूँ, सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। चैनल का नाम भी इतिहास अकेडमी है, तो इतिहास ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ये टिप्स आप ध्यान रखना, बस थोड़ा लैंग्वेज का, लैंग्वेज चेंज करते ही आपको बहुत सरल लगेगा, क्वेश्चन चेंज कर लेना। ऐसा नहीं कि भाई हिंदी में है तो समझ में नहीं आ रहा फिर भी जबरदस्ती हिंदी ही पढ़ रहे हो। बहुत सारी चीजें दोस्तों ईजी हो जाती है भाषा से बदलने से, ठीक है। इसके अलावा देखो, कोशिश करो कि 30+ स्कोर रहे आपका यहाँ पर, 30+ भी नहीं रहे तो 25+ करने की प्रयास करें दोस्तों। 25 से नीचे है, अगर 25 से नीचे स्कोर है, 25 से नीचे स्कोर लेके चल रहे हो दोस्तों, तो थोड़ा मामला गड़बड़ा सकता है। बिकॉज देखो दोस्तों, स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होता है, स्कोरिंग पेपर फर्स्ट है। सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों इतने क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट में क्वेश्चन चाहे आप कितना ही पढ़ लो, सब्जेक्ट को, विषय का कोई अंत नहीं है। विषय में बहुत सारे 7, 8, 10, 20 क्वेश्चन नए आने हैं तो वो आएंगे ही, ठीक है। ये पेपर स्कोरिंग होता है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथ के, डीआई के, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन के आ जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के आसान क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, CD रोम वगैरह इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, बिट बाइट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सरल क्वेश्चन आते हैं, कोशिश करो कि इस पेपर में आप 30 प्लस लाने का प्रयास करो पूरा पूरा, ठीक है। फिर भी नहीं आते तो 25 प्लस भी आते हैं तो भी ठीक है। जब मेरी नेट हुई थी उस समय मेरे इस पेपर में 28 नंबर थे, जब मैंने नेट निकाली थी। जब मेरी JRF हुई थी तो उस समय मेरे इस पेपर में 31 नंबर थे। हालांकि मेरा एवरेज स्कोर लगभग 28, 29, 30 के आसपास ही रहता था। जब मेरी JRF हुई तब मेरे इस पेपर में 31 नंबर थे, तो 2-3 नंबर इधर से भी मेरा फायदा हो गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। एक सेफ स्कोर अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो प्रयास करें 25 प्लस लाने का। पहले तो क्या होता था, एक क्राइटेरिया होता था, पहले एक क्राइटेरिया होता था कि इतने नंबर आपको इस पेपर में लाने ही है, अदरवाइज आप फिर क्या हो जाओगे, आप सेकंड पेपर के लिए फिर एलिजिबल नहीं हो, फिर आपका जो है नेट वगैरह आगे अगला पेपर चेक नहीं होता था। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, अभी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का स्कोर मिलाकर, दोनों का स्कोर टोटल होकर दोस्तों, दोनों का टोटल ही जो है क्या निकलती है, दोनों का टोटल निकाल कर ही क्या होती है, कट ऑफ बनती है। भले ही इसमें आपकी फिर कितने ही कम हो, दोनों का मिक्स करके दोनों का स्कोर जो है जोड़ के फिर ही जो है कट ऑफ निकलती है। तो कोशिश कीजिए 30 प्लस लाने का। 30 प्लस नहीं लाते हो तो दोस्तों कोई बात नहीं, 25 ले आना, 25 प्लस लाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। मैंने तभी आपको शुरू शुरू में बताया था कि इस पेपर को थोड़ा टाइम दो, बिकॉज 2 महीने थे उस समय हमारे पास। जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उस समय 2 ही महीने थे, और मैंने आपको बताया था 2 महीने में विषय तो नहीं पूरा होगा। नए साल की 1 जनवरी की वीडियो है, देख लेना, उसमें बुक लिस्ट भी बता रखी है। मैंने आपको कहा था कि 2 महीने में विषय तो कंप्लीट नहीं हो सकता, बट हाँ इसको आप तराश सकते हो, इस पेपर 1 को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। ओके, तो यहां मैं आपको एक टिप्स यही दूंगा कि अगर कोई हिंदी वाला शब्द टफ लगे तो ऊपर जाके लैंग्वेज चेंज कर देना। अब बहुत सारे वो लोग बोलेंगे कि हाँ सर ये तो हम कर लेंगे, है ना, तो बहुत सारे नहीं भी करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे खुद के निजी अनुभव है दोस्तों, कोई भी इधर उधर से नहीं है, सब कुछ अपना निजी अनुभव है। एज ए स्टूडेंट मैं आज भी एक विद्यार्थी हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ, पढ़ता भी हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बताया। नेक्स्ट अगर हम देखें, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों टिप्स फॉर पेपर 2, टिप्स फॉर पेपर 2 यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारा विषय है दोस्तों, इतिहास जो है वो हमारा विषय है, और इतिहास में हमें क्या है, रुचि है, ठीक है। जैसे ही इतिहास का पेपर खोलोगे दोस्तों, वैसे भले ही आपको बहुत सारी रुचि होगी इतिहास में, है ना, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। पेपर खोलोगे दोस्तों तो हो सकता है कि शुरुआत के कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे, बहुत मजा भी आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत के क्वेश्चन ही ऐसे आ जाए कि पूरा ही माइंड स्पॉइल हो जाए, है ना। तो ऐसे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है दोस्तों। देखिए ज्यादातर इतिहास में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारा का सारा रिसर्च करके लाया हूं मैं, खुद दोस्तों भुगत भोगी हूं, आपको बता रहा हूं। इतिहास में अगर जब भी इतिहास पढ़ने बैठो, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो, किताब में किसी शासक को पढ़ो दोस्तों, तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार के, तो देखिए नंबर 1, जिन शासकों ने कल्याणकारी और महान कार्य किए हो, इन पर प्रश्न बनते ही बनते हैं दोस्तों, बनते ही बनते हैं। अकबर पर प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है दोस्तों, बनेगा ही बनेगा, बिकॉज अकबर ने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए हों। अब हो सकता है उसके पीछे उसकी राजनीतिक सोच थी, जो भी हो, लेकिन कल्याणकारी कार्य किए हों, ठीक है, महान कहलाता है इतिहास के अंदर। इसके अलावा जिन शासकों ने कुछ हटकर कार्य किए हो दोस्तों, जिन शासकों ने कुछ हटकर काम किया हो, उस पर भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको इतिहास में ऐसे शासकों की पहचान करनी है जिन्होंने या तो बहुत महान काम किए, या तो बहुत कल्याणकारी काम किए, या तो उन्होंने कुछ हटकर काम किया। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहां पर मैंने आपको उदाहरण दिया कि अकबर पर प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ हटकर काम करने वालों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, वो है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों योजनाएं चलाई थी, जो कि सारी की सारी योजनाएं अच्छे ढंग से सोची हुई थी, लेकिन दोस्तों अच्छे ढंग से उन्हें अप्लाई नहीं किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, लेकिन बाद में क्या कहा जाता है कि नहीं, वह पागल नहीं था, उसमें कुछ विरोधी तत्वों का मिश्रण था, ठीक है। तो यहां पर हटकर काम किसने किया, हटकर यानी कि ऐसी योजनाएं लेकर आया, ऐसी योजनाएं जो दोस्तों इससे पहले शायद भारत में किसी शासक ने नहीं सोची होगी। इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाया, बट उन्हें ढंग से इंप्लीमेंट उनका नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी चीजें सोची, कुछ हटकर उसने काम किया, ठीक है। विमुद्रीकरण, सिक्कों का जो है उसने जो है सिक्के बदले, ठीक है दोस्तों, राजधानी बदली दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसने कुछ हटकर काम किया था, ठीक है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन आया। हटकर ऐसा काम किया कि जब ये दिल्ली से दौलताबाद चला गया तो दोस्तों दक्षिण का पानी भी इसको पसंद नहीं आया था, इसका गंगा का पानी इसको अच्छा लगा, तो ये उत्तर से गंगा का पानी मंगवाया करता था, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन भी बना इसके ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो क्वेश्चन बना था कि मोहम्मद बिन तुगलक किस नदी का पानी पीता था। अब सुनने में ये कितना आसान है कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये क्या विदाउट एनी लॉजिक ये क्या पूछ लिया, किस नदी का पानी पीता था। भाई हमें क्या मतलब है किस नदी का पानी पीता था, लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है।
दोस्तों दक्षिण में जाने के बाद में भी इसको उत्तर भारत का ही पानी पसंद आया, दक्षिण का पानी इसको अच्छा नहीं लगा। लगभग 40-40 दिन लगते थे उत्तर से दक्षिण में पानी पहुंचाने में, लेकिन इसने दक्षिण में जाने के बाद में भी दोस्तों क्या किया, गंगा जल का ही जो है सेवन किया था, गंगा जल ही पिया था, इसलिए ये क्वेश्चन बन गया। कुछ हटके काम किया इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने हटकर काम किया, इसलिए इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों इसकी योजनाओं, इसकी जो योजनाएं हैं, इसकी योजनाओं पर तो दोस्तों क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप उठा के देख लेना दोस्तों, आपको जोर आ रहा है तो मत देखना, मैंने देखे हैं। पिछली बार वाला क्वेश्चन भी देख लोगे ना दोस्तों, तो उसमें भी सीक्वेंस पूछा गया है इसकी योजनाओं का। क्रम से सजाइए, पहले कौन सी, 2 आम में कर वृद्धि, और सारी जितनी भी योजनाएं इसने करी थी, सारी योजनाओं का सीक्वेंस पूछा गया था। तो इतिहास को जब भी पढ़ो दोस्तों, 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो दोस्तों जिसने कल्याणकारी काम किए उन शासकों पर ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसके अलावा जिसने कुछ हटकर काम किया हो उन पर ज्यादा प्रश्न आते हैं। ओके, माइंड में बिठा लेना। अब आप कहोगे गुरुजी अब क्या बता रहे हो, परसों तो पेपर है, अब हम क्या पढ़े? तो दोस्तों ये बताने का कारण है, क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए वो क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूं। प्रश्न में ही छुपा होता है जवाब। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक बार हम उसे देख लेते हैं, बैक जाते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 तो ऐसा बनता है जिस शासक ने कुछ कल्याणकारी काम किया हो, और दूसरा ऐसे शासकों पर प्रश्न बनते हैं जो कुछ हटकर करते हैं। ठीक है, अब ये मेरा बताने का मतलब यही है दोस्तों कि अक्सर, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये चीज हर प्रश्न पर लागू हो, लेकिन दोस्तों अक्सर मैंने पाया है कि जब भी मुझे किसी प्रश्न ने कंफ्यूज किया है, जब भी मैंने किसी प्रश्न को पढ़ा है, मुझे उसने कंफ्यूज किया है, तो वहां पर मैं क्या करता था, वहां पर फिर दोस्तों देखिए, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा करो, मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं। और 10 में से 8 बार मैं सही निकला, हो सकता है 1-2 बार मेरा गलत भी हो जाए, लेकिन 10 में से 8 बार 9 बार मैं सही निकला। ठीक है, तो हो सकता है आपका भी सही हो जाए, और बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, तो करना तो हमको है ही, छोड़ना तो हमें किसी भी हालत में नहीं है। दोस्तों अक्सर क्या होता था, जो प्रश्न मुझे कंफ्यूज करता था, मैं क्या करता था, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3 और 4, और ये प्रश्न है। ठीक है, जिस प्रश्न ने मुझे कंफ्यूज किया वहां पर फिर मैं इन 4 ऑप्शनों को देखता था, और दोस्तों जहां मुझे जो महान शासक इन चारों में से जो सबसे महान लगता था, मैं उसको टिक कर देता था। ये सब पर लागू नहीं होगा। कहीं आप सोचो कि सर ये कौन सा लॉजिक है, ये सब पर लागू नहीं होता है, लेकिन मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। अक्सर दोस्तों बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं, उसमें फिर उसके ऑप्शन ऐसे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि ये काम किसने किया, हमने सुना ही नहीं कि ये किसने किया, है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन 10 में से 7-8 बार ऐसा हुआ है जहां मुझे किसी चीज ने कंफ्यूज किया, तो वहां मैं महानतम शासकों को ही टिक कर दिया करता था। मुझे नहीं आता था, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था माइंड कि ये किसने किया होगा, किसने कहा होगा, ये कथन किसका होगा, ये कार्य किसका होगा, ये योजना किसकी होगी, मुझे नहीं पता होता था। तो मैं वहां फिर महानतम शासकों को ज्यादा प्रायोरिटी देता था। 4 मुगल शासकों के नाम हो गए, तो मैं फिर उसमें महान शासकों पर टिक कर देता था। तो लगभग दोस्तों ज्यादा नहीं तो 7-8 बार सही हो ही जाता था, हर बार नहीं लेकिन हो ही जाता था, ज्यादा नहीं तो 7-8 बार हो ही जाता था। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा, अगर आपको आता है, अगर आपको उसका जवाब पता है, या फिर आप किसी 2 में भी कंफ्यूज हो, तो आप फिर वही कीजिए जो आपको पता है, जो आपने पढ़ा है। अगर नहीं आता, बिल्कुल मैदान साफ है, नील बटे सन्नाटा है, मस्तिष्क के अंदर शून्य है, तो दोस्तों फिर आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता था, इसलिए मैंने आपको मेरी बात बताई। आपकी मर्जी, आपको जो मन में है वो करो। ठीक है, कल को मुझे मत बोलना ऐसा ना, मैं आपको सिर्फ एक मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, प्रश्न में ही जवाब छुपा होता है। आप कहोगे गुरुजी यहाँ क्या छुपे हुए मतलब ऐसे कैसे छुपा होता है? तो दोस्तों छुपा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और हर एग्जाम में, नेट के हर एग्जाम में ज्यादा नहीं तो 4-5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों, जहां प्रश्न ही आपको जवाब बता देगा। प्रश्न खुद बोलेगा अरे इसको टिक कर, अरे इसका आंसर ये होगा, बशर्ते कि आप प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए। देखिए दोस्तों, आपकी पूरी सालों की तैयारी, 6 महीने की तैयारी, 3 महीने की या 2 महीने की तैयारी, कितनी भी तैयारी करो, समय आपको वहां पर 3 घंटे ही मिलने हैं। एक ओलंपिक के खिलाड़ी को 4 साल इंतजार करना पड़ता है, और 4 साल बाद में जब ओलंपिक होता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि उसको समय ज्यादा मिलता है, उसको समय उतना ही मिलता है, उसको कुछ मिनट सेकंड ही मिलते हैं, और उन्हीं मिनटों सेकंडों के अंदर उसको जो है अपने को आपको साबित करना पड़ता है मेडल के लिए, है ना। तो आपको यहाँ 3 घंटे मिलेंगे। अब भले ही आपने 300 घंटे तैयारी करी हो, तो दोस्तों इन 3 घंटों के अहमियत को समझें। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हो, बशर्ते कि आप बड़े ही इत्मीनान से पेपर को अटेम्प्ट करें, बड़े ही सोच समझ के, जल्दबाजी न करें, उस सीट पर आपको इंटरेस्ट हो, जिस सीट पर आप बैठे हो। बहुत सारे लोग तो घड़ी की तरफ देखते हैं कि यार कब टाइम पूरा हो, कब मैं निकलूं, ऐसे ही टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसे जिंदगी में रांद नहीं काटनी है दोस्तों, है ना। दिल से बैठना
और मेरा वादा है अगर आप इत्मीनान से करोगे, भले ही आपने कितनी ही कम पढ़ाई करी हो, भले ही कितनी कम पढ़ाई करी हो दोस्तों, फिर भी आप नेट निकाल लोगे। मैटर करते हैं वो 3 घंटे, मैटर करता है आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि, मैटर करता है आपने क्या पढ़ा है, वो आपके माइंड में कितना सेफ है। अभी मैं बात करूंगा हमारे अवचेतन मन की शक्ति की। आप बोलोगे गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो, बहुत मैटर करता है। एग्जाम्स के अंदर हमारा मस्तिष्क बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये बहुत ही यूनिक मशीन बनाई है प्रकृति ने दोस्तों, और इस मशीन पर ज़्यादा लोड मत डालो, नहीं तो मशीन बैठ जाएगी, और जिस दिन मशीन बैठ गई दोस्तों, भट्टा आपका भी बैठ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका ऐसे भट्टा बैठे, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, प्रश्न में ही छुपा होता है जवाब। ऐसा सभी पर नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे। सर आपको क्या पता, अरे हमने भी दिए हैं पेपर तो 100 में से 4-5 प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रश्न आपको जवाब बता देंगे खुद ब खुद, ठीक है। अब वो कैसे, इसका मैं आपके पास एक उदाहरण लेकर आया हूं। मैं एक उदाहरण लाया हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, पुराने पेपर्स आप सॉल्व करोगे। अभी तो आप बहुत बिजी हो, आपको टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने का, फिर भी सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा टाइम। फिर आपको पता चलेगा हाँ गुरुजी ने बात तो सही कही थी। यहाँ छोटी सी क्लास के लिए दोस्तों बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत खंगालना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो देखें, यहां पर प्रश्न में ही छुपा होता है जवाब, कैसे, तो आइए आइए, यह है एक प्रश्न जो कि जुलाई 2018 में पूछा गया था। इसका जवाब है अकबर। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और ये किसी और की किताब नहीं, ये मेरी ही किताब है, मेरी ही किताब में से मैंने लिया है ना। चलिए तो मुझे इसकी ये व्याख्या भी मेरे द्वारा की गई, बहुत ही सरल व्याख्या की गई दोस्तों, इसमें कुछ घुमा फिरा कुछ नहीं लिखा। जो मैं आपको अभी बोलूंगा वो का वो व्याख्या में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा। हरम का क्या होती है दोस्तों, हरम यानी कि जहां पर महिलाएं रहती है। मुगल काल में हरम हुआ करते थे, हरम के अंदर दोस्तों काफी महिलाएं रहती थी, ठीक है। चलिए तो निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। प्रश्न पढ़ लिया, समझ में नहीं आया होगा। अब आप सोचोगे कि यार इसका क्या होगा, हुमायूं होगा, हुमायूं को पुस्तकालय का बहुत शौक था, हुमायूं पढ़ता वगैरह था, ठीक है। जहांगीर होगा, अकबर होगा, या बाबर होगा। अरे बाबर तो युद्धों में ही समय निकल गया, बाबर को क्या इतना टाइम मिला होगा, ठीक है, कि लेटे लेटे वो कुछ किताबें सुन सके, कुछ कर सके। हुमायूं हो सकता है, ठीक है, हुमायूं हो सकता है, जहांगीर हो सकता है, अकबर हो सकता है। कंफ्यूज हो गए आप, टोटली कंफ्यूज्ड दोस्तों। कंफ्यूज होने वाले प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ें। अभी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको, वो या तो आपने यूज कर रखी होगी, जिसने कर रखी होगी वो कमेंट बॉक्स में कर देना, हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा होता है। और अगर नहीं कर रही होगी तो करके देख लेना, पेपर देख के जब आंसर की आ जाए, आंसर मिला के जब सही हो जाए तब कमेंट कर देना कि सर आपने तो सही कहा था, है ना। देखिए दोस्तों, वापिस से पढ़ो, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। सुनाती थी दोस्तों, सुनाती थी, ठीक है। यहां पर फिर लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं, अगर आपको आता है, ये एग्जैक्ट आता है तो दोस्तों एग्जैक्ट सीधा आंसर को क्लिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं आता तो क्या लॉजिक लगाओगे, यहां आप लॉजिक लगाइए कि महिलाएं पुस्तक पढ़कर उसको सुनाती थी। महिलाएं सुनाती थी, इट मींस उसको नहीं पढ़ना आता था, इट मींस वो अनपढ़ था। अनपढ़ तो अकबर था, अकबर तो अंगूठा छापता जो भी है। तो यहां पर फिर इस लॉजिक का आप काम में ले सकते। देखिए प्रश्न ही बता रहा है आपको, प्रश्न ही आपको बता रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न ही बता रहा है कि भाई साहब महिलाएं उसको पढ़ के सुनाती थी, उसको खुद को कुछ पढ़ना नहीं आता था, भले ही वो इतिहास में महान था लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता था, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या माना यूजीसी ने, क्या है इसका आंसर, अकबर है। क्योंकि अकबर को पढ़ना आता नहीं था, इसलिए अकबर को महिलाएं पढ़कर सुनाती थी, है ना। प्रश्न में ही छुपा है ना आंसर, छुपा है ना आंसर। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए इसको आप पूरे को पढ़ो, तो इसकी व्याख्या भी मैंने सिंपल की। इस प्रश्न का सही जवाब अकबर होगा, क्योंकि यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि हरम की महिलाएं उसे सोने से पहले पुस्तक पढ़कर सुनाती थी, और आप सभी जानते हैं कि अकबर अनपढ़ था, वह स्वयं पढ़ नहीं सकता था, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लॉजिक का आप प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों क्या आपको लगा, क्या आपको लगा कि हां प्रश्न में ही छुपा होता है जवाब, सब में नहीं, लेकिन 4-5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे आपको 4-5 प्रश्न जो खुद बता देंगे कि अरे मुझे टिक करो, अरे सी को टिक करो, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, अगर ढंग से सोच समझ के पेपर दोगे, ठीक है। नहीं दोगे सोच समझ के तो दोस्तों फिर आपकी मर्जी है। चलिए
आगे देखते हैं, आगे क्या है, कुछ और टिप्स देखिए। कंफ्यूज करने वाले प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसका जो फायदा होगा वो क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई प्रश्न आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ो। अगर कोई लॉजिकल प्रश्न हुआ, जैसे कोई थ्योरेटिकल प्रश्न हुआ, एक तो होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन में हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते। फैक्ट अगर हमको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, उसमें हम कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाते, ठीक है, इक्का दुक्का इधर उधर से पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई फैक्ट आता है तो उसका टू द पॉइंट आप सीधा आंसर उसका टिक करें। अगर नहीं आता तो फिर दोस्तों फिर आपको वहां पर अपने जो है आइडिया ही लगाना पड़ेगा फिर आपको, कि हाँ यार इसका ये हो सकता है, ऐसा तो ये तो कर नहीं सकता, तो शायद हो सकता है इसने किया हो ऐसा काम, तो उसको टिक कर दो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ हम कह सकते हैं कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन हो, तो दोस्तों वहां अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ो, ठीक है। 2 से 3 बार पढ़ो, बड़े आराम से पढ़ो, एकदम पूरा फोकस के साथ पढ़ो, या तो आपको जवाब मिल जाएगा। 2 से 3 बार पढ़ोगे या तो आपको जवाब मिल जाएगा, और या ऐसा हो सकता है कि आप 2 ऑप्शनों में कंफ्यूज भी हो जाओ, या तो जवाब मिल जाएगा या फिर आप कंफ्यूज हो जाओ 2-3 ऑप्शनों के अंदर। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, अगर मिल जाएगा तो फिर क्या करना है, टिक करो और आगे बढ़ो, जय श्री राम, है ना भाई, टिक करो और आगे बढ़ो। मिल गया फिर अब क्या है, टिक करो, निकलो आगे, अगले प्रश्न पे दो, कि घड़ी उल्टी चल रही है वहां, है ना, आगे चलकर वो लाल भी हो जाती है घड़ी जब लास्ट के 2-5-3 मिनट बचे होते हैं तो वो लाल हो जाती, तो उस पर उसको देखते रहना, कहीं वो लाल हो जाए और आप यहाँ पे फिर गुस्से से लाल हो जाओ और पता चले कि सारा ही काम खेल बिगड़ जाए, है ना। तो देखिए दोस्तों 2 से 3 बार पढ़ो, अगर जवाब मिल गया, अगर जवाब आपको मिल गया तो फिर आगे बढ़ो नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर नहीं मिला, नहीं मिला जवाब, या फिर 2 विकल्प में आप क्या हो जाते हो कंफ्यूज, या 2 विकल्प में आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, तो इस कंडीशन में क्या करना है, नहीं मिला या फिर 2 विकल्प में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये सच में कारगर साबित होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको बताया होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हमारा निजी अनुभव है। मैंने जो जो चीज एग्जामिनेशन हॉल में सही है देखी है, वो चीज एक एक चीज आपको शेयर कर रहा हूं। भले ही आपको ये कुछ चीजें बचकानी लगे, लगे तो लगे, आई डोंट केयर दोस्तों, मुझे तो मेरी हर एक चीज बतानी है, ठीक है। एक एक एग्जामिनेशन हॉल में जो जो प्रेशर एक विद्यार्थी झेलता है, हर एक चीज आपको बता रहा हूं। जिसको नहीं पता ना, जिसने एग्जाम दिए उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जिसने नहीं दिया है ना वो अभी देगा तो पता चल जाएगा। घर पे बैठ के 100 में से 80 क्वेश्चन सही करना बहुत आसान है, लेकिन उन्हीं 100 में से 50 क्वेश्चन करने में जोर आ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बिकॉज प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, बहुत बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर जवाब मिल जाए तो आगे बढ़ो, अगर जवाब नहीं मिला दोस्तों फिर क्या करना है, फिर दोस्तों आपको इन 2 से 3 बार पढ़ के उसके बाद में फिर आप इसे छोड़कर आगे चले जाएं। आगे दोनों ही कंडीशन में बढ़ना है, मिल जाए तो टिक करके आगे बढ़ जाए, नहीं मिले तो छोड़कर आगे बढ़ जाना। 5-7-10 मिनट बाद में आप क्या करना, वापस उस प्रश्न पे आना, और आपका दिमाग आपको एकदम सही चीज परोस कर दे देगा। जैसे आप होटल में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो ऐसा थोड़ी ऑर्डर करते हाथों हाथ वो ले आता है, वो बोलता है सर 10 मिनट वेट कीजिए, अभी आपको मैं बना के देता हूँ। वैसे ही दोस्तों हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर बहुत सारा डाटा संग्रहित है। ऐसा डाटा जो हमने कभी पढ़ा है, कभी सुना है, कभी देखा है, वो पड़ा है यहाँ पर, लेकिन माइंड को फिर वो स्टोर रूम में से माल निकालने में, निकाल के आपको परोसने में थोड़ा वक्त लगता है। तो 2 से 3 बार पढ़ के छोड़ दो, ये चीज माइंड में चली गई, ठीक है, अंदर मस्तिष्क अपना काम कर रहा है, आप आगे बढ़ो। और 5-7 मिनट बाद जब आप वापस आओगे दोस्तों, तो आप पाओगे कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा कि हाँ यार इन 2 में मैं कंफ्यूज था, इसका सही आंसर तो ये होना चाहिए, ये टिक करो, ठीक है। आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा, आप करके देखना, और जिसने किया है उसको पता भी होगा। दूसरी बात, अक्सर क्या होता है, कोई क्वेश्चन जिसका जवाब हमें नहीं आता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उस प्रश्न को देखते ही एक आंसर छोड़ देता है दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रश्न पढ़ा और आपके दिमाग ने आंसर छोड़ दिया, और वो ऑप्शन होता है, लेकिन आप वहां पे फिर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, फिर जो आपके माइंड ने आपको प्रश्न, जो आपके माइंड ने आपको जवाब दिया, आप वो नहीं करते हैं, आप फिर अपने ही मन से कुछ और कर देते हैं। फिर आपको टिक करने के बाद, पेपर पूरा होने के बाद में फिर आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि यार वो वाला ना, पहले जो मैंने सोचा था वही सही होना था, मैंने जानबूझ के गलत कर दिया। फिर आप घर जाते हैं, मिलाते हैं, और मिला के देखते हैं, तो आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि यार जो आपने पहले टिक किया था वो सही था, जो माइंड ने पहले आपको परोसा था वो सही था, लेकिन आपने ज्यादा क्या बन गए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, ज्यादा दिमाग लगा लिए, ज्यादा शाणे बन गए, और आपने फिर कुछ और टिक कर दिया। दोस्तों 10 में से 8-9 बार ऐसा होता है कि जो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, देखिए अगर हमें आ रहा है फिर तो सही बात है, अगर तो हमें नहीं आ रहा तो हमारा माइंड हमारी बहुत हेल्प करता है दोस्तों, ये मशीन बहुत हेल्प करती है, इंसान की बहुत ही
अच्छी, सबसे अच्छा मशीन है ये, ठीक है, बहुत हेल्प करती है। 8-9 बार ऐसा होता है, 10 में से मेरे साथ तो लगभग 9 बार ऐसा होता है कि जो मेरा माइंड पहली बार में बता देता है मैं उसी को टिक करता हूँ। अब भले ही वो गलत हो तो ठीक है भाई, 10 में से 9 बार तो सही हो रहा है ना, एक बार गलत हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हमें जो प्रश्न नहीं आता है और अगर हमारे माइंड ने अगर उसका आंसर हमें पहले ही कुछ परोस के दे दिया तो दोस्तों फिर ज्यादा मत सोचो, उसको टिक करो और आगे बढ़ो। बिकॉज हमें तो आएगा नहीं, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो जो हमने सोचा है वो भी हम नहीं कर पाएंगे, कुछ गलत कर लाएंगे। और अक्सर यहाँ पर विद्यार्थी फिर ज्यादा शाना बनता है, ज्यादा दिमाग लगाता है और ज्यादा दिमाग लगा के फिर उसको गलत कर देता है। अब ऐसा आपके साथ घटित हुआ या नहीं हुआ? हर पेपर में आपके साथ 1-2 क्वेश्चनों के अंदर ऐसा होता ही है कि आपको दिमाग कुछ ना कुछ बताता है और आप कुछ और ही कर आते हैं, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि यार ये सही था, फिर अगले पेपर में फिर सेम गलती रिपीट करते हो, फिर सेम, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक एक नंबर की जंग है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये ट्रिक भी आप आजमा के देख लेना, ठीक है, बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारा डाटा संग्रहित है, आपने जो जो पढ़ा है सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। 2-4 बार प्रश्न को पढ़ो, अगर जवाब नहीं आ रहा तो दोस्तों उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। थोड़ी देर बाद वापस उस प्रश्न पे आओगे तो आपका अवचेतन मन जो है एकदम आपकी जो डिश है एकदम तैयार रखेगा, उसके बाद में आप उसका आंसर एकदम सही लगा पाओगे। बिल्कुल दोस्तों करके देखना, ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं बार बार बोल रहा हूं, करके देखना, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल अपने अवचेतन मन को काम में लेना, ऐसा नहीं कि मशीनरी को ठंडा करके जाओ, ठीक है ना, खा पी के ठूस लो इतना कि नींद आने लग जाए वहां, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक है। और जिसको जो माउस वगैरह ये चलाना नहीं आता दोस्तों, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना, 2-4 केस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि विद्यार्थी क्या करता है, वेट करता है। जैसे कि आपको वहां आधे घंटे पहले बिठा देंगे, आपके सामने कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक खाली बॉक्स होगा जिसके अंदर आपको पासवर्ड, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, साइड में आपकी फोटो की होगी जो उन्होंने स्कैन कर रखी होगी। तो वहां बैठा बैठा विद्यार्थी बोर हो रहा होता है कि यार कब मेरा पेपर खुले, कब मेरा पेपर खुले, कब मुझे एंट्री करने का मौका मिले। उस समय आप क्या करते हो, उस समय आप टांगे हिलाते हो, बैठे बैठे टाइम पास करते हो, इधर उधर कंप्यूटर हिलाओगे, नीचे से तारों को सेट करोगे। और दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बैठे बैठे अपनी हरकतों से जो है वो सीपीयू ऑफ हो जाता है। कई बार तार पैर में तार उलझ जाती है और वो सीपीयू ऑफ हो जाता है। कई बार स्क्रीन को सेट करने के चक्कर में इतना जोर से सेट करते हैं कि वो तार हिल जाता है, ठीक है, स्क्रीन बंद हो जाती है। उसके बाद में फिर मैकेनिक बुलाना पड़ता है, वो सही करता है, फिर उसमें आधा 1 घंटा आपका वेस्ट होता है। माइंड के अंदर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है कि यार क्या हो गया मुझे स्क्रीन से। बहुत बार ऐसा हुआ है कि विद्यार्थी बैठे बैठे जो है कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते। तो ऐसा कुछ छेड़खानी मत करना, आपको सीट मिल जाए आराम से बैठ जाना, आंखें बंद करके रिलैक्स होकर थोड़ा दिमाग को शांत रखना, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करना। ऐसा नहीं हो कि नीचे देख रहे हो, सीपीयू देख रहे हो, बटन दबा रहे हो, उसको छेड़ रहे हो, कुछ नहीं, वो बंद हो गया तो उसके बाद में पेपर गया, ठीक है, फिर 1-आधा घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो मत करना, ठीक है। तो बस यही आपको सलाह देनी थी। और दोस्तों देखिए आगे क्या है, आगे तो कुछ नहीं है, आगे तो ऑल द बेस्ट है मेरे सारे विद्यार्थियों को, मेरे सारे इतिहास एकेडमी के विद्यार्थियों को, इसके अलावा और भी जितने विद्यार्थी जो हिस्ट्री से पेपर देने वाले हैं 28 तारीख को, और उन सभी को जो है बहुत 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 एडवांस में अग्रिम शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। बस मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों, भले ही आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, भले ही पूरा पूरा दिन पढ़े हो, भले ही किसी को समय नहीं मिला हो, कोई कम पढ़ा हो, बस आपको उन 3 घंटों में माइंड को रिलैक्स रखना है, किसी प्रकार का लोड नहीं लेना है। अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन भी नहीं गिनो, आज 26 है, कल 27 है, ठीक है, अभी 27 तारीख कल का दिन बचा है, 28 को तो आपको जाना ही है। अपने जो रोल नंबर है वो अच्छे से देखना, सेंटर अच्छे से देख लेना दोस्तों, ठीक है, अपनी आईडी को ले जाना, ठीक है। बाकी पेन वगैरह वो सब आपको दे देंगे, ज़्यादा वजन मत घसीटना, कहीं फोटो कॉपियाँ भी साथ ले जाओ, अपने आईडी की ओरिजिनल आईडी ले जाना, काफ़ी है, ठीक है। और बस इत्मीनान से पेपर देना, आराम से रिलैक्स होके। मैं आपको कह रहा हूँ भले ही कितनी ही कम पढ़ाई करी हो, वहाँ प्रॉपर फोकस के साथ काम करोगे दोस्तों, नेट तो क्या जीआरएफ भी निकलेगी, एक बार तो क्या दूसरी बार भी, हर बार निकलेगी, बार बार निकलेगी। बिकॉज दोस्तों निजी अनुभव है हमारा ही, ठीक है। चलो दोस्तों, तो बहुत दिनों बाद आया हूँ आपके पास में। चलिए, घर में माहौल था शादी का, आप सभी को पता है, टेलीग्राम पे मैंने इन्फॉर्म कर भी दिया था, तो उस वजह से थोड़ा काम सल्टाने में भी टाइम लग जाता है दोस्तों। चलिए अभी वापस से जो है शुरू करेंगे और एक नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ शुरू करेंगे। जून वाले को टारगेट करते हैं, आ जाइए एक बार आप 28 तारीख को एग्जाम दे के। और एग्जाम जैसा भी हो, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, जरूर शेयर करना अपनी समस्याएं, कुछ प्रश्न कंफ्यूजिंग वाले हो तो जरूर शेयर करना, उसके ऊपर भी फिर एक आधी जो वीडियो लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,